हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। इंडियन पिनल कोड 1860 एंड सीआरपीसी 1973। मुझे बहुत सारे मेल के माध्यम से, फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट बॉक्स में बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, समझाइए। तो आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड। 1860 का ये कानून है, पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड। हिंदी में इसे दो नामों से जाना जाता है, एक है भारतीय दंड संहिता और दूसरा है भारतीय दंड विधान। उर्दू में इसे कहते हैं ताज़-ए-रात-ए-हिंद। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जज कभी भी जजमेंट पास करते हैं तो वो लिखते हैं ताज़-ए-रात-ए-हिंद दफ़ा 302 में फांसी दी जाती है। तो ये ताज़-ए-रात-ए-हिंद कुछ और नहीं, हमारी आईपीसी है और दफ़ा, धारा और इंग्लिश में इसे सेक्शन कहते हैं। तो धारा या सेक्शन का क्या मतलब है ये भी समझ लें। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर के 511 धाराएं हैं, 511 सेक्शंस, और ये 23 चैप्टर्स 23 अध्यायों में बटा हुआ है। ये है हमारी आईपीसी जो 1860 में आई। फर्स्ट लॉ कमीशन भारत में फॉर्म किया गया था 1834 में। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन बनाए गए लॉर्ड मैकाले साहब। लॉर्ड मैकाले साहब की अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया इंडियन पिनल कोड का। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह, मतलब इससे बड़ा दांडिक कानून और पूरे विश्व में कोई नहीं है, यह है हमारी आईपीसी। फिर बात करते हैं सीआरपीसी क्या है। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसे हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। तो आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, उसमें जाने से पहले मैं एग्जांपल लूं। मैंने आपको अभी बताया, ऐसा कोई भी काम जिसके लिए आपका अंतर्मन कहता है कि वो सही नहीं है, वो गलत है, उस काम को 1860 की आईपीसी में पनिशेबल बना दिया गया है। जस्ट सोचें कि हम अभी 2018 में हैं और मैं बात कर रहा हूं 1860 की, और ये भी ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1834 में। तो कितने एडवांस लोग रहे होंगे कि आज हम जिस काम को कर रहे हैं उसको उस समय पनिशेबल बना दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी सड़क पर, किसी रोड पर चलते हैं तो वहां स्पष्ट ये मैसेज लिखा होता है कि इतने से ज्यादा स्पीड में आप वाहन नहीं चलाएंगे। व्हीकल की स्पीड लिमिट होती है। अगर आप नेशनल हाईवे पे भी चले जाएं तो वहां भी स्पीड लिमिट होती है, वो 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो अगर आपने उस स्पीड लिमिट को क्रॉस किया, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। और आपको बताऊं, आईपीसी में सेक्शन 279 है जो ये कहता है कि रैश ड्राइविंग या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है। इट इज पनिशेबल ऑफेंस और 6 महीने का कारावास, 6 महीने की सजा हो सकती है। तो आइए चलते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए। तो लॉ को जब हम कानून की बात करते हैं तो दो सेगमेंट में बांटा जाता है, एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ। मैं वापस से शब्द यूज करूं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को कहते हैं मौलिक विधि, जबकि प्रोसीजरल लॉ कहलाती है प्रक्रिया विधि। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को फिर से दो पार्ट में बांटा जाता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल कानून और दांडिक कानून। सिविल कानून के लिए एक और शब्द उर्दू में है, वो है दीवानी विधि, और दांडिक कानून को फौजदारी कानून कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत टेक्निकल शब्द में समझा रहा हूं और कोशिश ये है कि बहुत आसानी से आपको समझा पाऊं। वापस से रिपीट करता हूं, सिविल कानून को कहा जाता है दीवानी विधि और दांडिक कानून को फौजदारी विधि। इंग्लिश में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ये सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ के फिर पार्ट्स हैं, उसके प्रकार हैं। तो आईपीसी और सीआरपीसी ये दोनों ही क्रिमिनल लॉ में आते हैं। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ है। तो सीआरपीसी और आईपीसी, ये सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ क्या कहते हैं ये भी समझते हैं। आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान करती है। रिपीट करूं, आईपीसी डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। अच्छा, अपराध की परिभाषा क्यों जानना है ये भी इंपॉर्टेंट है, समझें, क्योंकि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता कि अपराध कौन सा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, 5 लोगों ने किसी आदमी को सड़क पर रोका और उसे कोई सामान उससे छीन लिया, उसका घड़ी निकाल ली, उसका पर्स निकाल लिया या उसके गले से चैन ले ली, और पेपर में छपता है कि 5 लोगों ने एक व्यक्ति को सरेराह लूटा। यही छपता है पेपर में, आपने भी पढ़ा होगा। तो क्या ये लूट है? या 2 लोग रात के समय किसी बैंक में घुसते हैं और वहां से 5 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं ताला तोड़कर।
पेपर में छपता है कि दो लोगों ने बैंक में डकैती डाली, तो क्या ये डकैती है? तो इसका उत्तर नहीं, ये दोनों ही चीजें गलत छपी हैं, ये गलत जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो कौन सा अपराध हुआ ये देखने के लिए आईपीसी का पन्ना खोलकर देखना होगा, जहां ये लिखा है कि 5 लोग अगर मिलकर कहीं लूट करते हैं तो वो डकैती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो 5 लोगों ने उस आदमी को रास्ते में रोका, उससे सोने की चेन या घड़ी ले ली, उन्होंने डकैती की है। स्पष्ट है। और दूसरी बात, वो जो 2 लोग बैंक में घुसे थे, तो लॉ ये कहता है 2 लोग कभी भी डकैती नहीं कर सकते। डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, किसी को भय देना, डराना, धमकाना, थ्रेटनिंग करना, ये डकैती का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बैंक में क्या हुआ? किसी को धमकाया? इसका उत्तर है नहीं। हमने बताया रात के समय ताला तोड़कर बैंक से पैसे निकाल ले गए। तो लॉ ये कहता है कि डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को कहीं से ले जाना ये चोरी है। तो बैंक में चोरी हुई रात के समय, डकैती नहीं हुई। अगर यही काम दिन में होता, जहां पर मैं बैंक में कोई कैशियर होता, गार्ड होता, लोग होते, इनको डराकर बंदूक की नोक पर 5 करोड़ रुपए ले जाते ये लोग। अगर 2 होते तो वो लूट होता, और 5 होते तो ये डकैती होती। बहुत आसान सी बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत इजीली मैं समझा पा रहा हूं। तो ये सारी परिभाषाएं कहां मिलेगी? आईपीसी में। बीच में अभी एक न्यूज आई थी जहां पर में एक्सिस बैंक ने अपने गार्ड और एटीएम वैन के साथ में कुछ पैसे एटीएम में भिजवाए, शायद 2 करोड़ रुपए कुछ थे। और रास्ते में ऐसा हुआ कि गार्ड वैन से उतरा और ड्राइवर उस गाड़ी के कैश लेकर के कहीं चला गया, आगे निकल गया, और वो गाड़ी पकड़ा ही नहीं। मुझे लगता है शायद 8 या 10 घंटे का समय लगा होगा गाड़ी पकड़ में आने में। पुलिस को 2 दिन लगे ये समझने में कि कौन सा ऑफेंस हो गया, क्या ये चोरी हुई है, क्या ये डकैती है, क्या ये लूट है। तो आपकी जानकारी के लिए इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उन पैसों की चोरी हुई, ना लूट हुआ, और ना ही डकैती हुई। ये दूसरे तरह का अपराध है जिसे कहा जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग, जहां एक प्रॉपर्टी दूसरे को सौंपी गई है और जिसको सौंपी गई है वो उस प्रॉपर्टी को लेकर चला जाए या चोरी कर ले या लूट कर ले, उस प्रॉपर्टी के साथ भाग जाए। तो यहां प्रॉपर्टी किसको इंटरेस्ट की गई थी? उस ड्राइवर को जो वैन में था और उस गार्ड को। अगर वही लोग इस प्रॉपर्टी को लेकर चले गए हैं तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना कि लूट, डकैती या चोरी। तो ये परिभाषाएं कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी आईपीसी में। अब यहां अपराध तो हो गया और ये भी पता चला कि पनिशमेंट कितना मिलना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चोरी करता है तो चोरी के लिए सेक्शन 379 में 3 साल का कारावास हो सकता है, 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट, और फाइन, जुर्माना भी होगा। लेकिन वहीं अगर ये घर में या किसी प्रेमाइसिस में हुआ है, ये चोरी बाहर कहीं हुई है तो 3 साल का कारावास है। लेकिन अगर किसी घर में, बिल्डिंग में, प्रेमाइसिस में, किसी परिसर में हुआ है तो धारा 380 आईपीसी में हम जाएंगे और यहां 7 साल का कारावास हो सकता है, 7 इयर्स इंप्रिजनमेंट। अब अपराध हो गया, सजा हो गई, इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? मतलब व्यक्ति गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, जमानत कैसे दिए जाएंगे, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहां किया जाएगा, पुलिस के कार्य क्या हैं, मजिस्ट्रेट के कार्य क्या हैं, वकील के कार्य क्या हैं, ये सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति जेल में कितने दिन रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब उपस्थित करना होगा, ये कई सारी बातें हैं जो सीआरपीसी में मिलेंगी। वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो एक है प्रक्रिया संहिता और एक है दंड संहिता। वापस से शॉर्ट में समझाऊं, आईपीसी मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है, जो बात करती है अपराध की परिभाषा के बारे में और दंड के प्रावधान के बारे में। सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है, जो अपराध हो जाने के बाद या पहले की प्रक्रियाओं के बारे में बात करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सीधे मुझसे जुड़िए और पूछिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।